हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज आंसर राइटिंग का दूसरा दिन है जहां पर हम डील कर रहे हैं जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा टॉपिक, गवर्नर से जुड़ा हुआ टॉपिक। गवर्नर से जुड़ा हुआ टॉपिक तो देखिए, जनरली अब गवर्नर से जुड़े हुए टॉपिक में गवर्नर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, अब ये क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये आते हैं जो गवर्नर की जो पोस्ट होता है उसका मिसयूज पर। मतलब आप सुनते होंगे अभी केरला में, तमिलनाडु में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में आपने सुना होगा कि जो गवर्नर के पोस्ट है उसको लेकर डिस्प्यूट रहता है। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में वेरियस आर्टिकल आते हैं। तो प्रश्न बनता है कि व्हाट आर द चैलेंजेज रिलेटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर का जो पद है उससे जुड़े कौन कौन से मुद्दे भारत में हैं, एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए, है ना, समझाना है। सजेशंस जो अलग अलग कमेटीज ने दी है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या क्या आता है, मुद्दे 3 आते हैं। पहला मुद्दा कि आपको क्या, पहला मुद्दा आपको बताना है रोल या क्या स्थिति है, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, संवैधानिक स्थिति बतानी है आपको कि गवर्नर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। जो हमारा फेडरलिज्म है उससे जोड़कर इसका रोल आपको दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि संघवाद की रीढ़ की हड्डी है। अगर गवर्नर अच्छे से काम नहीं करे ना तो संघवाद कहीं ना कहीं ध्वस्त होने का खतरा रहता है। संघवाद में सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन या बेहतर काम कौन करता है? गवर्नर करता है ना। तो ये जो हमारा फेडरलिज्म, जो भारत का संघवाद है, अलग अलग राज्य केंद्र के साथ मिलके भारत में शासन करते हैं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी या उसकी बैकबोन गवर्नर के रोल को बोला जा सकता है। तो पहला तो आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए। फिर पार्ट आता है मेन, मतलब जो मेन पार्ट है, मुख्य भाग, आंसर का मुख्य भाग अगर हम बात करें तो मुख्य भाग में आंसर का क्या क्या होना चाहिए वह भी हम देखेंगे। पहला कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आप देखो कि चैलेंजेस, तो पहले आपको यहाँ पे चैलेंजेस बताना है, चुनौतियाँ बतानी है, गवर्नर से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो पहला पार्ट, मतलब अगर आप देखो यहाँ पर हम फिर से एक बार करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये हमारा मेन बॉडी हो जाएगा और लिखेंगे भी हम, और ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, गवर्नर की किस पोस्ट में है, क्या क्या पर्पज़ है, किस तरह से सेंटर स्टेट के बीच में रोल निभाता है। बेसिक एकदम, मतलब कि फैक्चुअल के साथ आपको लिखना है। मैं आपको बताऊँ कैसे लिखना है। फिर मेन जो पार्ट, उसमें 2 पार्ट है इसमें। पहला जो पार्ट है आपको बताना है चैलेंजेस क्या है गवर्नर को पोस्ट को लेके, है ना। दूसरा पार्ट है कि जो कमेटीज़ की रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, जो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, चाहे सरकारी आयोग हो, वंशीय आयोग हो, राजमन्नार आयोग हो, उनके द्वारा क्या क्या सिफारिशें दी गई हैं। फिर निष्कर्ष में हमें बताना है कि किस तरह से गवर्नर को काम करना चाहिए जिससे संवैधानिकता या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बना रहे, है ना। तो ये आपको बताना है। अब चलिए आते हैं कि आखिर आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो हो गई बताने वाली बात। आंसर आप कैसे इसमें बेहतर लिख सकते हैं। तो पहला आप यहाँ पे बात करें, पहला मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखूंगा, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, है ना, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो तो नहीं बना सकता हर चीज़ पर। तो मैं कुछ हिंदी बताऊंगा, कुछ इंग्लिश बताऊंगा। तो पहले आप ये बता सकते हो, भूमिका में आप क्या बता सकते हो, भूमिका में आप बता सकते हो, या अगर हम बात की इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हो, इंट्रो में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बता सकते हो गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, किस आर्टिकल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस आर्टिकल, 155 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है 155 आर्टिकल के अंतर्गत, जिसका काम क्या होता है, हु वर्क एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब वह राज्य में क्या करता है, संविधानिक हेड के रूप में काम करता है। हु वर्क एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो एक तो आपने क्या बताया, गवर्नर को आर्टिकल से जोड़ दिया, साथ ही उसको बताया कि वो क्या करता है, संवैधानिक जो पद है उसका हेड की भूमिका निभाता है। साथ ही लिंक है, किस किस के बीच में लिंक है, तो आपको लिंक बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करता है ना। लिंक का काम करता है जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद बना रहे। तो मतलब गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट 155 के अंतर्गत होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है स्टेट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम होता है। फिर आपको इंट्रोडक्शन के लास्ट सेगमेंट में बताना, हालांकि ऑल्दो कि कुछ क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिला है गवर्नमेंट को लेके, यहाँ पे ये भी बता देना है, क्योंकि अब हम उसी टॉपिक को ही बात करेंगे। यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला, तो ये जो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है।
ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बता दिया, एक तो आपने यहाँ पर पहले डील किया, क्या डील किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है, दूसरा ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर लिंक का काम करता है, फिर आपको चैलेंजेस भी बता देना है यहाँ पे कि हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। तो ये इंट्रोडक्शन एक वेल एंड गुड इंट्रोडक्शन, जहाँ पे फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग है, मतलब डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसमें। तो एक तो ये आपको बता देना है। फिर बात आ जाती है किसकी, कि आखिर मेन बॉडी में क्या क्या आपको बताना है। अब मैं बात करता हूँ मेन बॉडी के बारे में। तो मेन बॉडी मान के चलो आपकी ये है, ठीक है ना, आंसर की। चलो मैं इसको मेन बॉडी मानता हूँ, ठीक। अब मेन बॉडी में सबसे पहले आपको बताने चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस या चुनौतियां कौन कौन सी वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। चुनौतियां बताओगे, उसके बाद आप रिकमेंडेशन पर आओगे कमेटी की। ऐसा नहीं कि पहले आप रिकमेंडेशन बता दो। तो पहले चुनौतियां कौन कौन सी आप बताओगे। पहला आप बताओगे कि पक्षपात का आरोप, राजनीतिक पक्षपात या पॉलिटिकल बायस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बायस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बता देना है कि समटाइम्स जो गवर्नर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के कहने पर काम करता है, ऐसा आरोप, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आप केरला, तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे रूलिंग पार्टी की तरफ बायस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप देखो, ऐसा कौन कहता है, ऐसे क्रिटिक्स कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं कह रहा है, क्रिटिक्स कह रहे हैं। तो पहला आरोप बायस का है। दूसरा मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 356 अनुच्छेद का दुरुपयोग। अब 356 अनुच्छेद किस लिए होता है, तो 356 अनुच्छेद होता है राष्ट्रपति शासन के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाएगा जब कोई पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ दिखती है, इस वजह से मिसयूज ऑफ 356 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा आरोप। तीसरा आरोप आप यहाँ पे आ जाओ। तो तीसरा आरोप लगता है इसमें विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। मतलब क्या, जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर या जिसको विवेकाधीन शक्तियां बोला जाता है। विवेकाधीन शक्तियां कौन सी होती हैं, जैसे मान के चलिए किसको पहले बुलाना है बहुमत साबित करने के लिए। मान के चलिए कि स्टेट में इलेक्शन हुआ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी की नहीं आई, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी या विवेकाधीन शक्ति होती है किसी पार्टी को इन्वाइट करने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म टू गवर्नमेंट आप कह सकते हो, कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की जो विवेकाधीन शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग करने का आरोप भी यहाँ पर लगता है। चौथा, डिले इन एसेंट ऑफ बिल। डिले मतलब अगर हम बात करें डिले इन एसेंट ऑफ बिल्स, मतलब बिल को पास करने में देरी करना। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बिल पेश कर रही होती है, और आपको पता है कि प्रोसेस क्या होती है कि पहले स्टेट जो लेजिस्लेचर वो बिल पास करेगा, उसके बाद गवर्नर उस पर साइन करेगा। लेकिन आर्टिकल 200 के अंतर्गत पावर है गवर्नर के पास, 200 के अंतर्गत वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। अब जब वो रिजर्व कर लिया तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती गवर्नर के खिलाफ। जैसे भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ तो अब महाभियोग या अन्य कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन कभी भी आप गवर्नर को महाभियोग से द्वारा हटाया नहीं जाता। गवर्नर को हटाने की कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा डिले कर देता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे बता दो, किस पे, चैलेंजेस पे, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओ, कमेटीज़ के बारे में कैसे बताओगे। तो यहाँ पर आपको बताना रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमेटी या सिफारिशें, या आप यहाँ पे बताओ कि सिफारिशें। अब सिफारिशें में कौन कौन सिफारिशें। पहली सिफारिश है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जब बनाया जाता है 1988 में, वो क्या रिकमेंडेशन है। सरकारिया आयोग को बनाया क्यों जाता है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं उनको और कैसे बेहतर किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नर के रोल को लेकर हमेशा से विवाद रहा। तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, केंद्र जो सरकारी आयोग क्या कहता है इसको लेकर, सरकारी ये कहता है कि जो राज्यपाल होता है ना, ये जो गवर्नर होता है जिसे राज्यपाल भी कहते हैं, वो किस तरह से होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। दूसरा कि वो रेजिडेंट ना हो उस स्टेट का, उस पार्टिकुलर स्टेट का वो निवासी नहीं होना चाहिए। तीसरा कि पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, तीसरा ये। चौथा कि 356 का यूज बहुत लिमिटेड होना चाहिए, 356 लिमिटेड
यूज। तो ये सरकारी आयोग क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है गवर्नर की पोस्ट को लेके। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कमीशन बनाया जाता है जिसे पुंछी आयोग भी कहते हैं, पुंछी आयोग भी जिसे कहते हैं। अब पुंछी आयोग जब बनता है तो 2010 में रिकमेंडेशन उसकी कौन कौन सी आती हैं। पहला वो रिकमेंड ये करते हैं कि जो गवर्नर का टेन्योर है ना, गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। उसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी पावर है या विवेकाधीन शक्ति है उसको लेके कुछ नियम बनाए जाने चाहिए, विवेकाधीन शक्ति को लेके नियम बनाए जाने चाहिए, दिशा निर्देश होने चाहिए। विवेकाधीन शक्ति पर क्या होनी चाहिए, दिशा निर्देश या गाइडलाइन होनी चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए, ये पुंछी आयोग कहता है। ठीक है। तीसरा और रिकमेंडेशन पुंछी आयोग को ये आता है कि विधेयक पर जो डिसीजन लिए, जो बिल होता है डिले ना, उस पर टाइम लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम पर क्या है बिल डिले हो जाए, तो ये पुंछी आयोग कहता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कमीशन बनता है NCRWC, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने, नेशनल कमीशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, वो भी बात करता है कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। कभी भी डायरेक्ट पॉलिटिकल मेंबर को किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा ये बात करता है कि सीएम की सिफारिश होनी चाहिए, पर्टिकुलर जो स्टेट है वो सिफारिश दे कि सीएम, तभी उसको अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे मेन जो बॉडी में अपनी सिफारिशों को देख लिया और अलग अलग 3 कमेटी का अपने सिफारिशें बता दी, आपने चैलेंजेस यहाँ पर बता दिए। फिर कुछ आप यहाँ पे डिसीजन बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ डिसीजन लिए हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर की पोस्ट को, जो गवर्नर की जो पावर होती है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें SR बोमई मामला होता है, SR बोमई मामला, बोमई केस। SR बोमई केस कब आता है, तो 1994 में SR बोमई केस आता है ना। और जो ये बात करता है, क्या बात करता है कि जो आर्टिकल 356 का यूज है वो मनमाना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर देते। SR बोमई केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि नाबम रेबिया मामला केस 2016 में। यहाँ पर बात होती है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, उसकी लिमिटेड यूज की जानी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई रिकमेंडेशन की। फिर आप लास्ट में आप बताओ कंक्लूजन आपको क्या बताना है, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, दोनों चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। कंक्लूजन आपको क्या बताना है, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में एक सिमिलर चीज़ें आ जाती हैं। वे फॉरवर्ड क्या बोल देता है आपको अगर आप दोनों को एक साथ कंक्लूड करना चाहते हैं, वे फॉरवर्ड के पॉइंट इसमें लिख दो। पहला कि हमारा जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म, उसकी सफलता के लिए गवर्नर का जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए, राजनीतिक तटस्थता बनी रहनी चाहिए, संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, है ना, संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जानी चाहिए। और जो अलग अलग कमेटी उनकी रिकमेंडेशन की जा सकती है। ठीक है ना। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि राज्यपाल, गवर्नर इज द नॉट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट नहीं है। राज्यपाल जो है वो क्या है, एजेंट नहीं है केंद्र का। ठीक है ना। वो कौन है, संविधान रक्षक है, संविधान रक्षक है। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डे 2 में आप आंसर आप लिख सकते हैं। ना सिर्फ गवर्नर की पोस्ट, अगर आपसे प्रेसिडेंट की पोस्ट आता है तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस, लगभग आपको सिमिलर चैलेंजेस मिल जाएंगे। आपको बायसनेस का, सिफारिशें वहाँ पे अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा। फिर आप SC का डिसीजन वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप गवर्नर का जो पोस्ट है इसको आंसर कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करिए, टेलीग्राम मैसेज करिए, है ना। डेली का डेली मैं प्रयास करूँगा वीडियो आ जाए, है ना। तो आंसर राइटिंग डेली करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।